हाँ जी, सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम 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 बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग क्लास ऑफ सीए इंटर लॉ. Very good evening to all of you. Very good morning, very good afternoon, and today we are going to start the questions of audit and auditors. आज हम लोग जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स. आ जाओ जी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के क्वेश्चंस आज हम लोग निपटाएंगे. वेरी गुड इवनिंग. चलो, हेलो. चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है. वहां से आप जाकर ये पीडीएफ निकाल सकते हो. क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के बाद हम आंसर वाली पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे. ठीक है सर. और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डेफिनेटली चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो. सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, सारी चीजें, सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग वाली वीडियोस भी जो है वो आप तक पहुंच जाए. ठीक है. और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सारे अपडेट्स टेलीग्राम के अंदर ही मिलेंगे बस. तो आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है. और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से कर दो लाइक. भगवान जो लाइक करेगा ना उसके 5 मार्क्स बढ़ा देना इस बार पेपर में, मतलब एक्स्ट्रा आए उसके 5 मार्क्स, और जो सब्सक्राइब करेगा उसके 10. ठीक है. चलो आ जाओ जी. इतने सारे बच्चे नालायक क्लास देख रहे हैं, लाइक करते नहीं है. शर्म ही नहीं है हमको. हम बस क्वेश्चन करके निकल लेंगे. नालायक कहीं के गंदे बच्चे हैं. अच्छे बच्चे नहीं हैं. अब ये गंदे बच्चे हैं. शिव. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस के अच्छे आंसर लिखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज गजेंद्र लिमिटेड विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1995. ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी. अब वो रिया आज डाल दूंगा मैं. अकाउंट्स और ऑडिट के जो दोनों सेल्फ वाले क्वेश्चन थे वो मैं आज डाल दूंगा. ठीक है. गजेंद्र लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1995 इन द टाउन ऑफ अलवर. ये कंपनी गजेंद्र लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? इन द ईयर 1995. इट्स मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स. और ये कंपनी का मेन बिजनेस क्या था? टाइल्स बनाने का. इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. और ये कंपनी जो है स्टैट ऑडिटर अपॉइंट कर रही है. ये कंपनी स्टैट ऑडिटर अपॉइंट कर रही है. एडवाइस वेदर द फॉलोइंग पर्संस आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी और नॉट. तो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन का क्वेश्चन है. आपको बताना है क्या ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं ये लोग एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. ऐसा कह लो ये एक वार्म अप क्वेश्चन होगा. इससे तुमको चीजें याद आ जाएंगी, थोड़े लिखने का फ्लो बनेगा. आगे के क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं. ठीक है. तो यहां पर ये बोल रहा है कि क्या बताओ ये जो लोग नीचे दिए गए हैं क्या ये ऑडिटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते. तो आपको बताना है ऑडिटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते. मनिंदर, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, holds the equity share of face value 2 लाख रुपीज ऑफ नरेंद्र लिमिटेड. ओहो, ये जो नरेंद्र लिमिटेड है ये गजेंद्र लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है. तो जो बंदा प्रपोज्ड ऑडिटर है, अगर वो उस कंपनी में या उस कंपनी की होल्डिंग में या उस कंपनी के एसोसिएट में या उस कंपनी की सब्सिडरी में किसी में भी सिक्योरिटी होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता. सर ये तो फेस वैल्यू 2 लाख तक है. अगर मैं बोलूं, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर फेस वैल्यू 1 लाख तक होती तो फिर आंसर देना एक बार जरा. अगर ये फेस वैल्यू 1 लाख तक होती तो फिर आंसर बताना, फिर आंसर क्या होगा. चलो अभी तो नहीं बन सकता. अभी तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट का आंसर इज नो, ये ऑडिटर नहीं बन सकता. ठीक है, डिस्क्वालिफाइड है. बट अगर ये फेस वैल्यू 1 लाख तक के शेयर होते तो फिर ये डिस्क्वालिफाइड होता या क्वालिफाइड होता. 141 सबसेक्शन 3 लिखेंगे तो भी काफी है. अगर ये फेस वैल्यू 1 लाख होती तो क्या डिस्क्वालिफाइड होता? क्या फिर ये अपॉइंट हो जाता? क्या डिस्क्वालिफाइड होता? सर तब भी ये डिस्क्वालिफाइड होता, क्योंकि ये जो बंदा, ये नालायक देख, जिमित पिनरानी, ये जो ये लिख रहा है क्या देन ही इज क्वालिफाइड, नालायक. वो बंदा अंकित कुमार भी लिख रहा है क्वालिफाइड. नालायक. फेस वैल्यू 1 लाख तक अलाउड है, वो भी सिर्फ रिलेटिव को अलाउड है, और वो भी सिर्फ उस कंपनी में अलाउड है जिस कंपनी में आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने वाले हो. बाकी सब कुछ डिस्क्वालिफाइड है. आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर, आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड कर ही नहीं सकते 1 भी रुपए की. ना कंपनी में, ना कंपनी की होल्डिंग में, ना कंपनी की सब्सिडरी में, ना कंपनी के एसोसिएट में, और ना उस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी में.
₹1 की भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। सिर्फ ध्यान रखना, एक्सेप्शन इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली गिवन टू द रिलेटिव, और रिलेटिव को एक्सेप्शन है सिर्फ फेस वैल्यू 1 लाख तक की। सिर्फ रिलेटिव को एक्सेप्शन है, तुम्हें खुद को एक्सेप्शन नहीं है, तुम्हारे पार्टनर को एक्सेप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ रिलेटिव को अलाउड है, और वो भी फेस वैल्यू 1 लाख तक का, और वो भी कंपनी में अलाउड है। अगर रिलेटिव होल्डिंग में होल्ड कर लेगा तो भी डिस्क्वालीफाइड। रिलेटिव को अलाउड है सिर्फ और सिर्फ कंपनी में अलाउड है। बार बार बोल रहा हूं, प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखना। ओनली एंड ओनली द रिलेटिव इज बीइंग गिवन द एग्जेम्पशन, एंड दैट ओनली इनटू द कंपनी ओनली, सिर्फ कंपनी में, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। गॉट इट सर। सेकंड पॉइंट, दिनेश अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट whose son owes गजेंद्र लिमिटेड a sum of 99,000। चलो बात सुनना, एक बंदा है दिनेश जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसका जो सन है, क्या मैं बोलूं सन इज द रिलेटिव ऑफ दिनेश? बेटा रिलेटिव होता है ना? हाँ होता है, बेटा रिलेटिव होता है, तो सन इज द रिलेटिव ऑफ दिनेश। ठीक है, ये जो रिलेटिव है, ये इसने पैसे देने हैं कंपनी के, यानी ये इंडेटेड है उस कंपनी को 99,000 रुपीज के लिए। ये इंडेटेड है ऑफ 99,000 रुपीज के लिए। तो मैं बोलूं ये बंदा अब क्या हो जाएगा? अब ये बंदा क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि इसने लिमिट को एक्सीड नहीं किया है। क्योंकि लिमिट को एक्सीड नहीं किया है, मछली जाल में फंस चुकी है, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी मछली को फंसाने की। अगर मान लो ये 99 ना होता, अगर ये 1,01,000 होता, तो अब दिनेश क्वालिफाइड होता या डिस्क्वालिफाइड? अगर ये 1,01,000 होता, तो अब मैं पूछूंगा, अब ये दिनेश क्वालिफाइड होता या डिस्क्वालिफाइड? नाउ दिनेश इज क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड? अगर ये 99 की जगह 101 होता, तो सब लोग आंसर लिखने लग गए हैं डिस्क्वालिफाइड 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 डिस्क्वालिफाइड। और जिन जिन लोगों ने आंसर लिख दिया है डिस्क्वालिफाइड, वो अपने मुंह पर एक फटाफट से चपेट लगा लेंगे। मैं बोल रहा हूं लगा लो, अभी लगा लो, खुश रहोगे, आगे एग्जाम में खुश रहोगे। एक ऐसे लगा लो, क्योंकि नालायकों इनडेटेडनेस की लिमिट 5 लाख की होती है। इनडेटेडनेस की लिमिट 5 लाख की होती है, गारंटी की लिमिट 1 लाख होती है। इनडेटेडनेस की लिमिट 5 लाख होती है। जिन्होंने लिखा था ना डिस्क्वालिफाइड, सच्ची बोल रहा हूं, लगा लो ऐसे एक लगा लो, क्योंकि पेपर में यही होगा। वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें 1,01,000 दे देंगे, 1,02,000 दे देंगे, और बहुत नियरेस्ट टू 1 लाख देंगे। तो तुमको याद आएगा यार 1 लाख का कुछ तो था, और 1 लाख का था ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो, अब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। 5 लाख की लिमिट है। यही गड़बड़ होती है एग्जाम के अंदर, जो तुम बोलते हो ना कि मेरे को पेपर आता है सर, मेरे को तो कॉन्सेप्ट आता था, मेरे तो कॉन्सेप्ट अच्छे थे, बट मेरे से पेपर में नहीं हो पाया। तो पेपर में इसीलिए नहीं हो पाता है बिकॉज आप ये गलतियां कर देते हो, तो ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में दिनेश इज क्वालिफाइड, मनिंदर इज डिस्क्वालिफाइड। राजेंद्र आ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड इन द ईयर 2005 बाय अ कोर्ट। कोर्ट ने आपको फ्रॉड के ऑफेंस के लिए या किसी ऑफेंस के लिए इन्वॉल्विंग फ्रॉड, उसके लिए आपको क्या किया था, उसके लिए आपको कन्विक्ट किया था, यानी आपका दोष साबित हो गया था। अब आप आज खड़े हो 2021-22 में, और आपका कन्विक्शन हुआ था 2005 में, यानी आज से कहीं लगभग 16-17 साल पहले की बात है। 16-17 साल पहले की बात है। तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि आप ऑलरेडी उस टाइम पीरियड से बाहर आ चुके हो। फ्रॉड का टाइम पीरियड कितना होता है? 10 साल। अगर आपको कन्विक्ट हुए भी 10 साल नहीं बीते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हो, बट आपके तो 10 साल बीत चुके हैं, तो यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो पहले वाला जो बंदा है वो डिस्क्वालिफाइड है, दूसरा और तीसरा वाला बंदा डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, लिखो जरा आंसर कैसे लिखेंगे। पूरा 141 सबसेक्शन 3 का क्वेश्चन है। आंसर एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। अब देखो, अगर आपको इसके आगे के क्लॉजेस सब याद है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1, 2, 3 तीनों के प्रोविजन अलग अलग लिखो और तीनों के कंक्लूजन साथ साथ लिखते चलो। बट अगर आपको नहीं याद आ रहा तो फिर आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहां पर क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, आगे लिखोगे क्लॉज का नंबर जो भी होगा, A, B, C, D, अगर आपको याद है तो। बट एक क्लॉज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो लिमिट वाला क्लॉज होता है G वाला, उसे तो प्लीज याद ही कर लेना। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज G इज द लिमिट वाला क्लॉज जो होता है, वो तो याद ही रखना। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, अभी जो फिलहाल मैं बता रहा हूं, दिस इज पॉइंट नंबर D, दिस इज पॉइंट नंबर D। ठीक है, 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 10, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स
2014, a person is disqualified to be auditor of company if he or his relative और हिज पार्टनर, या तो वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, ही और हिज रिलेटिव और हिज, नो मानसी, और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर holding any security in company or its subsidiary or its associate or its holding or subsidiary of such holding company or subsidiary of such holding company. So Maninder is disqualified to be appointed as an auditor of, to be appointed as an auditor of. Maninder is disqualified to be appointed as an auditor of Gajendra Limited because he hold securities in associate company of Gajendra Limited, that is Narendra Limited, क्योंकि वो उसकी एसोसिएट कंपनी में क्या करता है, सिक्योरिटी होल्ड करता है. 60 डेज करेक्टिव एक्शन नहीं लिखना, नहीं. 60 डेज करेक्टिव एक्शन रिलेटिव के लिए होता है बेटा, सिर्फ रिलेटिव को अलाउड होता है. अगर कभी उसकी फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो इन दैट केस यू आर गिवन 60 डेज. आप 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन लो और उसे रेक्टिफाई करके वापस नीचे लेके आ जाओ. बट इसको खुद को तो होल्ड करना ही अलाउड नहीं है, तो 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन इसके लिए नहीं होता, वो तो रिलेटिव के लिए होता है कि अगर फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर चली जाए तो 60 दिन के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेके और उसको फेस वैल्यू 1 लाख के नीचे लेके आ जाओ. सेकंड लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट. सेकंड दिनेश वाला पॉइंट था, लिखो सेकंड पॉइंट. एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 of Companies Act 2013, a person is disqualified to be appointed as an auditor if he, his relative or partner is indebted to. आपने पैसा देना है, किसका पैसा देना है सर? आपने पैसा देना है टू कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट और इट्स होल्डिंग. इसी वाले लिमिट पे ना, इसी लिमिट पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आगे कराऊंगा, अभी आने मैंने लिया है अभी, वो वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. और इट्स एसोसिएट और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. तो यहां लिख लेना इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख. So Dinesh is not disqualified. So Dinesh is not disqualified as the amount of indebtedness, the amount of
indebtedness is not exceeding, the amount of indebtedness is not exceeding the limit of 5 lakh, कि 5 लाख की लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं हो रही है, तो ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है। और थर्ड वाला क्या है, लिखो एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर क्लॉज नंबर बिल्कुल श्योरली याद है तो क्लॉज नंबर लिखना, वरना ABCDEFGH वो क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको गलत याद है तो, मतलब नहीं श्योर हो तो मत लिखो, इतना लिख देना एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, बस काम खत्म, उसी में काम बन जाएगा, उसी में काम बन जाएगा। सो एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ पर्सन who is convicted by court for an offense involving fraud, is disqualified to be appointed as an auditor, is disqualified to be appointed as an auditor if if 10 years has not been elapsed since conviction। कन्विक्शन से अगर अभी आपके 10 साल नहीं बीते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। Here, बंदे का नाम क्या है, राजेंद्र था ना, हाँ ठीक है, राजेश नहीं था, राजेंद्र was convicted by the court for an offense involving fraud। Here Rajendra was convicted by the court for an offense involving fraud, but 10 years has already been lapsed since conviction। इन 2005 यहां लिख लेना, 2005 में ये कन्विक्ट हुआ था, but 10 year has already been elapsed since conviction, so he is qualified to be appointed as an auditor। तो ये बंदा ऑडिटर बन सकता है, he is qualified to be appointed as an auditor। ये क्वालिफाइड है, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और ये बंदा डिस्क्वालिफाइड है, ये बंदा डिस्क्वालिफाइड है। ओ, क्या हमको बात समझ में आ गई है? यस सर। चले आगे, चलो सर, डन डनाडन डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अब ये भी क्वेश्चन वही है। अब जब यहां पर लिमिट आएगी ना, तो देखना लिमिट का थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा। खुशी, यही वाले क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ जी। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। XYZ लिमिटेड, अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नहीं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये कंपनी क्या कर रही है, इसको नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। मिस्टर ए इज अ रिनाउंड ऑडिटर बीइंग कंसीडर्ड फॉर द रोल। ध्यान से पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में तुमको फंसा देगा, लैंग्वेज में ये क्वेश्चन तुमको फंसा देगा, तुमको फंसना नहीं है, ठीक है। इस बार फंसना नहीं है, मैं बता रहा हूं, इस बार ICI की बैंड बजा के आनी है, तुमको नंबर लेने हैं, ठीक है। एनी ऑफेंस मुक्ता। Mr. A is renowned involving fraud. Mr. A is renowned auditor being considered for the role। तो हमने सोचा एक मिस्टर कोई A है, उस A को ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। बाद में हमें पता चला कि जो मिस्टर A है और मिस्टर B है, ये दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर।
They both are the partner in the firm ABC and Company, and Mr. B has taken a personal loan of 4 lakh from XYZ Limited subsidiary company EFG Limited 6 months ago. Wow. मैं कहानी क्या बोलना चाह रहा हूं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। जब भी क्वेश्चन में कभी भी फंसो, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जब मुझे लगता था कि कोई भी क्वेश्चन में मैं फंसता हूं तो आप उसकी डेटा समरी बनाकर आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी थिंग, वेरी वेरी इजी ट्रिक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप उसको सिंप्लीफाई करो पहले थोड़ा सा। एक XYZ लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडरी है EFG। इस कंपनी में ए को लाने की बात चल रही है, पर ए और बी पार्टनर है, और ये दोनों पार्टनर है ABC एंड कंपनी में। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, इस बी ने इससे लोन ले रखा है, यानी इसने इसको पैसे देने हैं 4 लाख रुपए। बी ने EFG को पैसे देने हैं कितने लाख रुपए? 4 लाख रुपए, ठीक है। मिस्टर एज रिलेटिव मिस सी, अब इस ए की कोई एक रिलेटिव भी है जो कि सी है, और ये जो सी है इसने भी 2 लाख का लोन ले रखा है फ्रॉम द DEF एसोसिएट ऑफ दिस कंपनी, यानी इसकी एक एसोसिएट कंपनी भी है, ये इसकी सब्सिडरी है, और इसने इसको देने हैं 2 लाख रुपए। अब मेरे को एक बार बताओ, ये बंदा ए डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? क्लॉज मैं तुमको बता देता हूं, क्लॉज अभी तुमने लिखा है, क्लॉज ये वाला है, क्लॉज एज इट इज ये वाला है। मुझे एक बार बता दो, ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? हाँ जी, वेदर ही विल बी डिस्क्वालीफाइड और नॉट। आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। आपका आंसर क्या है? आपका दिमाग क्या कहता है? ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, ए डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? तो अलिशबा ने बोला नहीं सर, ए डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। मुक्ता ने बोला सर ये तो डिस्क्वालीफाइड है। लेट्स सी अदर्स, लोग अदर्स what others are thinking that we also have to see कि और लोग क्या बोल रहे हैं, वो भी एक बार देखते हैं ये बंदा डिस्क्वालीफाइड होगा या नहीं होगा। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। तो आर्यन ने बोला सर ये भी डिस्क्वालीफाइड है, ये तो डिस्क्वालीफाइड है, ये डिस्क्वालीफाइड होगा या नहीं होगा? बाकी सब कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिस्क्वालीफाइड है। यस, रेणुका ने बोला डिस्क्वालीफाइड है, ईशान ने बोला डिस्क्वालीफाइड है, साक्षी ने बोला डिस्क्वालीफाइड है, और बताऊं किसने बोला? और सब लोगों ने बोला डिस्क्वालीफाइड। सन्नी, अनिल, SP और विराट और मनीष और जिमित, आर्यन, सब लोग बोल रहे हैं सर ये डिस्क्वालीफाइड है। एवरीवन इज सेइंग, सुयश ने बोला, कृष्णा ने बोला, सब बोल रहे हैं सर डिस्क्वालीफाइड है, सब बोल रहे हैं सर डिस्क्वालीफाइड है। प्रीति ने भी बोला डिस्क्वालीफाइड है। पर सर एक बार बताओ, ये डिस्क्वालीफाइड कैसे है? एक दो बच्चों ने बोला क्वालिफाइड है। वो लोग क्या सोच रहे हैं? क्लॉज ये बोलता है कि अगर आप या आपके रिलेटिव या आपके पार्टनर ने पैसे देने हैं कंपनी की होल्डिंग के, कंपनी के एसोसिएट की, कंपनी की सब्सिडरी के, या फिर उस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी के, यानी आपकी फेलो सब्सिडरी के, कितने 5 लाख से ज्यादा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहां पर आपको हर कंपनी के लिए अलग अलग 5 लाख की लिमिट है क्या? नहीं। क्या आपके लिए 5 लाख अलग, आपके रिलेटिव अगर 5 लाख देना चाहता है अलग, आपका पार्टनर 5 लाख देना चाहता है अलग, तो 15 लाख का लोन लेके बैठ जाओगे? ये तो तुम, फिर तो लूप होल निकल गया ना लॉ में। आपने 5 लाख रुपए क्या कर लिए? आप 5 लाख आपने देने हैं हर कंपनी के लिए, 5-5 लाख। सोचो 5 कंपनीज है, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की होल्डिंग, और इस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी, यानी हमारी फेलो सब्सिडरी। 5 कंपनी हो और बंदे 3 हो, तो सोचो ये 3 बंदे 5-5 कंपनी पे, तो भाई ये तो 65 लाख का लोन हो गया। मतलब इन 3 लोगों ने 5 कंपनी से 5-5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ 5 लाख पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो ये तो फिर तीनों बंदे, ये 3 बंदे इस कंपनी से भी 5 लाख का लोन ले लेंगे, इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5, तो 65 लाख का लोन आ गया इन लोगों के पास, और ये फिर भी ऑडिटर बन जाएगा। पागल हो क्या तुम? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचा करो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लगाओ। क्या यहां पर ये इंटरप्रिटेशन बैठेगी? नॉट एट ऑल भैया। यहां पर जब आपको लिमिट देखनी होती है ना, तो कंपनीज की और इन लोगों की मिलाकर एग्रीगेट देखनी होती है, एग्रीगेट देखनी होती है। यहां पर इसके पार्टनर ने 4 लाख देने हैं और इसके रिलेटिव ने 2 लाख देने हैं, और मिलाकर ये 5 लाख से ऊपर बैठ रहा है, इट इज 6 लाख। ये बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। यही क्वेश्चन अभी खुशी ने पूछा था, ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सर, ही विल नॉट बी क्वालिफाइड एट ऑल। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। लिखो जरा आंसर। तो पहले तो सेम वही चिपका दोगे आप। अरे सर ऐसे ही तुम भी कर लेना, ठीक है। यही सेम टू सेम प्रोविजन एज इट इज आपको लिखना है जो आपने ऊपर लिखा, ठीक है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड स्टडीज, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। आ जाओ। इन द गिवन केस, सर तुसी बड़े गंदे हो,
कोई बात नहीं। अगर ये लेस देन, ये मिलाकर लेस देन 5 लाख होता तो ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होता। इन द गिवन केस पार्टनर ऑफ मिस्टर ए, that is Mr. B, is indebted to subsidiary company of the company XYZ Limited, that is EFG Limited, for rupees 4 lakhs. Second, relative of Mr. A, यहां पर लिख सकते हो, दैट इज मिस सी, इज इंडेटेड टू एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड, दैट इज, वो एसोसिएट का नाम क्या था, DEF लिमिटेड, DEF लिमिटेड फॉर रुपीज 2 लाख, और रुपीज 2 लाख। तो मैं बोलूंगा तो द अमाउंट ऑफ इंडेटेडनेस इन एग्रीगेट ऑफ पार्टनर एंड रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए, ऑफ पार्टनर एंड रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए इज रुपीज 6 लाख, which is in excess of allowed limit of 5 lakh. So Mr. A is disqualified to be appointed as an auditor of XYZ लिमिटेड। मिस्टर ए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड बिकॉज indebtedness of his partner and relative is exceeding rupees 5 lakh. Exceeding rupees 5 lakh. नहीं कृष्णा, क्योंकि वहां लॉ में लिखा नहीं है, तो जो लॉ में लिखा नहीं है वो आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे। गॉट इट? बोलो, चले आगे, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलेंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी, चले बेटा आगे। यस सर, चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, और मार्क कर लेना, ये भी LDR है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी तुमको फंसा सकता है, ये भी पेपर के अंदर आ सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, फंसना मत, ठीक है। अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स ऑल्सो, एक कंपनी है जिसके अंदर कुछ शेयर होल्डर्स दिए गए हैं आपको। अच्छा जी, बताओ कौन से? एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, नेशनलाइज्ड बैंक है, यानी सरकारी बैंक है, होल्डिंग 12% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द कंपनी। एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती है, एंड दैट इज होल्डिंग 10% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द कंपनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द कंपनी। एंड महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यानी कि ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग है, होल्डिंग 8% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द कंपनी। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा 12% होल्ड करता है, ये कंपनी 10% होल्ड करती है, और ये 8% होल्ड करते हैं। आपको बताना है क्या इस कंपनी पे, जिस कंपनी में ये लोग शेयर होल्डर्स हैं, जिस कंपनी में ये लोग शेयर होल्डर्स हैं, क्या उस कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगी, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी वाला प्रोविजन फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे। यू हैव टू टेल कि क्या जिस कंपनी में ये लोग शेयर होल्डर्स हैं,
क्या उस कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी के अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाले प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो मैं बोलूंगा नहीं लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तब होती है जब आपकी 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। हाउएवर ऑडिटर वाले केस में जब आप ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ते हो तो ऑडिटर वाले चैप्टर में यह चीज लिखी हुई है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में जब आप गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां तो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, इनके पास मिलाकर 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर अगर आप ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें यह लिखा हुआ है इफ देयर इज अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल्ड करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके लिए भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से ऑडिटर अपॉइंट होता है। और कोई कंपनी जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो यहां पर भी गवर्नमेंट इस कंपनी में इनडायरेक्टली ओन तो कर रही है पर 12 और 10 और 8 30% ओन कर रही है बस। तो यहां पर कोई गवर्नमेंट कंपनी वाले प्रोविजन इन्वॉल्व नहीं है। So it is not a government company because 30% capital is only held by a institutions। ये आपके इंस्टीट्यूशंस जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ 30% होल्ड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहां पर गवर्नमेंट कंपनी वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। आपको इस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना है, नॉर्मल ऑडिटर अपॉइंट होगा जो आपका नॉर्मल वाला ऑडिटर अपॉइंट होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा और 6th एजीएम तक चलेगा, उसके तरीके से चलेंगे। तो यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो लिखे जरा, पहले आपको इसमें डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी भी रेफर करनी पड़ेगी। हाँ, सीएजी अपॉइंट नहीं करेगा, वेरी गुड, सीएजी अपॉइंट नहीं करेगा। वेदी क्राफ्ट्स पूछ रहे हैं लाइव हो? हाँ मैं लाइव हूं, नालायक। तो लाइव हो आप? लाइव आ जाओ। क्वेश्चन, ये ऐसे बातें करते नालायक जैसे मैं लाइव ही दिया था। एज पर सेक्शन 2 clause 45 of Companies Act 2013, a government company means a company in which at least 51% of paid up share capital is held by 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता हो? इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखेंगे बट इनडायरेक्टली भी नहीं बैठ रहा ना लिशबा। बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती है वो भी गवर्नमेंट ही मानी जाती है। जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती है वो भी गवर्नमेंट ही मानी जाती है। बोलो यस और नो? यस सर। अब यहां लिखना एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड, बोलो ओन्ड और कंट्रोल्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड। सर ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और partly by central government and partly by one or more state government. Partly by central government and partly by one or more state government. The auditor is appointed by the auditor is to be appointed by. कौन अपॉइंट करता है बताओगे चैट में? गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? द ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय सीएजी. सीएजी बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करेंगे. सी एंड एजी बोल लो या सीएजी बोल लो, एक ही बात है. सीएजी अपॉइंट करेंगे फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर within 180 days, within 180 days of commencement of financial year, and such auditor shall hold the office, and such auditor shall, हाँ सीएजी लिख सकते हैं, यस ईशान. And such auditor shall hold the office till conclusion of AGM. और ये बंदा ऑफिस होल्ड करता है कब तक? कंक्लूजन ऑफ AGM तक. आगे लिखना. So in the given case, the shareholding of given three institutions in aggregate is only 30%. या ब्रैकेट में लिख लेना 30. कैसे करा तुमने? 12% प्लस 10% प्लस 8%. सर इतना तो वो दिमाग लगा ही लेगा, क्यों तुमको मजे लेने हैं? लिख लो क्या जा रहा है. ओनली 30% ऑफ subscribed capital of company. So as per the above provision and facts of the case, this company is not categorized as government company. Is not categorized as government company. ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. So the provisions of, this is your conclusion. So the provisions of, this is not conclusion of first AGM बाबा, this is subsequent auditor. Subsequent auditor की बात हो रही है. हर साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर ऑडिटर आता है और एजीएम तक रहता है. ये वो वाली बात हो रही है. इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर. क्वेश्चन ने कहीं जिक्र नहीं किया फर्स्ट ऑडिटर का. हम फर्स्ट ऑडिटर की बात भी नहीं कर रहे हैं. और वैसे भी कॉमन सेंस है कि थोड़ा सा ऐसा, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी ऐसा लग रहा है दैट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर. तो द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी do not apply to this company, to this given company. इस कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी वाले नहीं लगेंगे. इस कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे. जल्दी से बोलेंगे डन डनाडन डन. बोले यस और नो. Mr. B was indebted since 6 months of rupees 4 lakh when Mr. C since 3 months. So in between जो 3 months का पीरियड है उसमें तो A can be appointed as an auditor. हाँ, गौरिका शर्मा ने पूछा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसने लोन देना था since 6 months ago.
इसने लोन लिया था 6 महीने पहले, इसने लोन लिया था 3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले ये बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ एक तरीके से। अगर मान लो उससे थोड़ा और पहले चला जाए, अगर हम उससे थोड़ा और पहले चले जाएं, तो जब इसने सिर्फ ये 4 लाख का लोन लिया था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर तब अपॉइंट हो जाता तो ठीक था। बट अगर जैसे ही ये लोन लेता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता, और जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होता तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 आ जाता कि अगर अपॉइंट होने के बाद आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करते हो तो आपको देन एंड देयर ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, वो वैकेंसी आपकी कैजुअल वैकेंसी बन जाएगी, और फिर वो वैकेंसी को फिल किया जाएगा सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 8 के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको 139 सबसेक्शन 8 फॉलो करना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी वाला प्रोविजन, और कैजुअल वैकेंसी के हिसाब से नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। हाँ मुक्ता, बट डिपेंड करेगा कौन सा बैंक है, वो गवर्नमेंट है या नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने उठाया। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पुरानी प्रैक्टिस में करके आ चुका हूं। यस हो जाएगा जेबीएस, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन 4 जो है, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में मैंने बोला करा के आया हूं, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करते रहना प्लीज। मैं तुमको हर क्लास के अंदर बोल रहा हूं कि सेल्फ क्वेश्चन जरूर करके देखना, वो पुराने वाले, ताकि तुम्हारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तुम मेरे साथ कर रहे हो, और वो जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर 2 अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं, तो प्लीज डू इट ऑन योर ओन। आप खुद से करोगे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो जरूर वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एचडी सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये कंपनी सॉफ्टवेयर बना के बेचती है, ठीक है सर। द कंपनी अपॉइंटेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर, नॉट द फर्स्ट ऑडिटर। कंपनी ने अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करा, एक तरीके से फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म्ड द ऑडिटर दैट द फीस शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली। ओहो, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है नॉर्मल कंपनी के अंदर? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर करते हैं। पहले तो बोर्ड करता है ना 30 डेज के अंदर, इन कॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर बोर्ड करता है। अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर करते हैं नेक्स्ट 90 डेज के अंदर, ठीक है। बट मैंने बोला यहां फर्स्ट ऑडिटर की बात ही नहीं हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है। और रेम्यूनरेशन इन्होंने बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कंपनी को जाके कि जो रेम्यूनरेशन है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन फिक्स करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं, सेक्शन नंबर 142 बोलता है कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होंगे उनकी रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स नहीं करेगा। उनकी रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करी जाएगी इन द जनरल मीटिंग, या तो जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन फिक्स होगी। अब जो मैं अगली बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, हो सकता है आधे लोगों को कुछ भी पता रहेगा, ठीक है, तो यहां से सही हो जाएगा। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। जो फर्स्ट ऑडिटर है ना, फर्स्ट ऑडिटर, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? इन द जनरल मीटिंग फिक्स की जाती है। और जनरल मीटिंग में अगर रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं होती है तो मैनर डिसाइड हो जाता है, और वो मैनर जो होता है उसके हिसाब से तय की जाती है, ठीक है। 142 में प्रोविजन तो यही लिखा हुआ है, इट इज डिसाइडेड इन द जनरल मीटिंग और द मैनर इज डिसाइडेड, राइट। अब मैं बताता हूं क्या होता है रियलिटी में। ऐसा होता है कि जनरली, मैंने पढ़ाते समय बैचेस में भी बता रखा है कि जनरली ऐसा होता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना उन्हें ऑथोराइज कर दिया जाता है। पर तुम ये पेपर के अंदर लिख के नहीं आ सकते, बच्चे गलत समझ लेते हैं। बच्चे समझ लेते हैं कि 142 हमें 2 ऑप्शन देता है, या तो जनरल मीटिंग में मेंबर डिसाइड करेंगे या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। अरे नहीं, यहां पर यह लिखा हुआ है कि मैनर डिसाइड होगा इन द जनरल मीटिंग। अब वो मैनर क्या डिसाइड होता है, मैं बोल रहा हूं रियल लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलाउ कर दिया जाता है, या किसी डायरेक्टर को बोल देते तुम डिसाइड कर लेना। तो वो फिर ये वाला पॉइंट है, मैनर डिसाइडेड इन द जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग जब हुई होगी ना तो उसमें ये चीज डिसाइड की गई होगी कि हम इस डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं और ये बंदा रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, तब वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं होती डायरेक्टर के पास अथॉरिटी। और इंस्टीट्यूट ने इस चीज पे आई थिंक लास्ट सितंबर का एमटीपी था या सितंबर का आरटीपी था, मेरे हिसाब से सितंबर के आरटीपी में ये क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में यही वाले पॉइंट का यूज हुआ है। इनफैक्ट मैंने कराया भी हुआ है लास्ट वाली राइटिंग उसमें प्रैक्टिस में। जो पिछली वाली राइटिंग प्रैक्टिस है ना, यानी सितंबर 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस देखना जिसमें मैंने 2-3 चैप्टर की मिला के राइटिंग प्रैक्टिस ली थी, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि एक कंपनी ने क्या करा, एक कंपनी ने अपने कोई एमडी वगैरह को क्या कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया कि मतलब शेयर होल्डर ने एमडी को डेजिग्नेट कर दिया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम ना रेम्यूनरेशन डिसाइड कर लेना। तो वो पूछ रहा है वैलिडिटी बताओ, क्या ऐसे एमडी को डेजिग्नेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है।
क्योंकि 142 में सेकंड ऑप्शन यही होता है कि मैनर डिसाइड कर लो। एंड एज पर द मैनर क्या डिसाइड हुआ जनरल मीटिंग में? उस क्वेश्चन में मैनर यही डिसाइड हुआ कि शेयर होल्डर ने एमडी को ऑथराइज कर दिया। और अगर एमडी को ऑथराइज कर दिया तो हाँ, वहां लिखा है कि दे हैव डिसाइडेड, शेयर होल्डर्स हैव डिसाइडेड एंड दे हैव ऑथराइज्ड द एमडी, वेदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड है, क्योंकि मैनर के हिसाब से उसको ऑथराइज कर दिया गया है। वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो मैंने वो क्वेश्चन कराया है जितना मुझे जहां तक याद है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने वो क्वेश्चन कराया है। अगर मेरे को अभी मिल जाता है 1 मिनट के अंदर तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं। 1 सेकेंड रुकी जाओ अब जरा, 1 सेकेंड रुकी जाते हैं लोग। हाँ ये देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट टाइम पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इट इज अ वेरी एलडीआर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सितंबर 25 के एमटीबी में आया था। और ये जो है, ये क्वेश्चन सितंबर 25 के एमटीबी में आया था। मेसर्स एटी एंड कंपनीज आर प्रोप्राइटरी फॉर्म, द शेयर होल्डर हैड डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द ऑडिटर रेम्युनरेशन टू एमडी। शेयर होल्डर ने ही तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडी को दी है, तो उन्होंने उस मैनर के हिसाब से, देखो मैंने क्या बोला, ऑडिटर द remuneration of the auditor shall be fixed in the general meeting or in such manner as may be determined. Accordingly, shareholder through a resolution in the general meeting delegate authority to fix the auditor remuneration to MD। उन्होंने अपनी अथॉरिटी MD को दे दी और इसके हिसाब से MD ने करा है, तो ये सब कुछ कंप्लाइंस के हिसाब से हुआ है। मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं। दैट क्वेश्चन इज द अबाउट कि यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं हम ही फिक्स करते हैं, तुम फिक्स नहीं करते, तुम्हें अगर अथॉरिटी दी जाएगी तो तुम फिक्स कर सकते हो। समझ में आई बात? लिखो एज पर सेक्शन 142, अभी मैं कॉपी कर सकता था, वहां से खुला हुआ था 142 वाला। एज पर सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा लिख लो, मुंह मत बनाओ, लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं तुमको। हम तो लिख ले, आप लिखवा ही नहीं ले। 142 of Companies Act 2013, remuneration of auditor of company shall be fixed by company in the general meeting। कहां पर फिक्स करोगे? shall be fixed in the general meeting और in such manner, ये मैनर वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया है, और in such manner as the company may determine in general meeting। और मैनर जो डिटरमाइन होगा जनरल मीटिंग में। हाउएवर, जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं ना, फर्स्ट ऑडिटर, उनको अपॉइंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो जब उनको अपॉइंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं तो उसकी रेम्युनरेशन भी कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाउएवर, द रेम्युनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, द रेम्युनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स may be fixed by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन फिक्स कर सकता है? ये सर फिक्स कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रेम्युनरेशन मीन्स द फीस पेबल टू ऑडिटर and also includes the expenses incurred by auditor, if any, in relation to audit, and also includes
एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी फैसिलिटी। एक तो फीस आ गई, एक एक्सपेंसेस आ गए और एक फैसिलिटी आ गई। एनी फैसिलिटी extended to him but does not include any remuneration paid to him for the services प्रोवाइडेड बाय हिम एट रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी। और अगर कंपनी की रिक्वेस्ट पे वो कोई और सर्विस देता है तो वो सर्विस के लिए उसके द्वारा रिसीव किए गए पैसे ऑडिट फीस नहीं होती। बट ये ध्यान रखना, जो वो कोई भी और सर्विस देता है वो 144 वाली सर्विस नहीं होनी चाहिए। 144 में जो सर्विसेज मना है वो नहीं होनी चाहिए। वो 144 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। वो एक है ना, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो घिसा पिटाई एक ही क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुके हैं, वो भी आ सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जनवरी में। So, as per the facts given in the case, the remuneration of auditor so appointed, the remuneration of auditor so appointed shall be fixed by company in general meeting or in manner as may be determined in general meeting, as may be determined in general meeting. So contention of board of director is not valid that they can fix the remuneration, that they can fix the remuneration of auditor। ये contention valid नहीं है। contention of board of director is not। हो लो जी, it is very simple question and it is very simple question। मुझे जल्दी से बोल देंगे डन डनाटन डन, एकदम बढ़िया सर, मजा आ गया है। एक धुआंधार क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में, एकदम मजेदार, वो भी मेरे को लग रहा है आ सकता है पेपर में। हाँ, आपको तो सभी लगता है, पेपर में आ सकता है। आप भगवान के लिए प्लीज आप कभी पेपर मत बनाना, एक बार बस आईसीआई मुझे मौका दे दे पेपर बनाने के। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। मिस्टर गोविंद राम, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन ही वो उठाता हूं जो मुझे थोड़ा लगते हैं यार ये पूछ लेना पेपर में, पूछ ले, और पता पूछते भी है, राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मिस्टर गोविंद राम इज अ पार्टनर एंड इन चार्ज एंड सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एसोसिएट्स। ये बंदा पार्टनर है और पार्टनर इंचार्ज है पी एंड एसोसिएट्स का। यही बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, ठीक है। द फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कान्हा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। ये फर्म को अपॉइंट किया गया एक लिस्टेड कंपनी के अंदर एज एन ऑडिटर। मिस्टर गोविंद राम रिटायर्स फ्रॉम पी एंड एसोसिएट एंड आफ्टर सम टाइम ज्वाइन गुप्ता एंड गुप्ता फर्म एज अ पार्टनर ऑन 20 मई 2022। इसको अपॉइंट कर लिया गया उधर, ये इस फर्म से रिटायर हो गया और दूसरी फर्म में चला गया। इन द जनरल मीटिंग ऑफ कान्हा लिमिटेड हेल्ड ऑन 15 जून द कंपनी अपॉइंटेड गुप्ता एंड गुप्ता फर्म एज नेक्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और फिर उसके बाद इन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता को रख लिया एज अ ऑडिटर। क्या गुप्ता एंड गुप्ता को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? बोलो यस और नो। Advise Kana Limited whether the company has adhered to the provision of the Companies Act by appointing Gupta and Gupta as an auditor for the company। क्या कंपनी ने यहां पर कंप्लाइंस किया है? बोलो यस और नो। वेदर कंपनी ने ये कंप्लाइंस किया है? नहीं सर, कंपनी हैज डन नॉन कंप्लाइंस बिकॉज कंपनी ने एक ऐसी फर्म को अपॉइंट कर लिया है जिस फर्म के अंदर यहां का पार्टनर इंचार्ज जो था वो उधर पार्टनर बन गया जाके। और आपने अगर उस फर्म को अपॉइंट कर लिया तो वो भी गलत फर्म थी, आपने उसे क्यों अपॉइंट किया?
आपने उसे क्यों अपॉइंट किया, वो भी गलत ही था। आओ लिखो जरा, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, रोटेशन के प्रोविजन याद रखना एटलीस्ट, इसका तो सबसेक्शन भी याद रहेगा, कैजुअल वैकेंसी का, इसका, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। 10 साल तक क्यों नहीं कर सकते नालायक, 5 साल होता है अंकित कूलिंग पीरियड। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a listed company and such other class of company as prescribed। अब देखो यहां पर इन्होंने ये बोल दिया ना, काना जो है वो लिस्टेड कंपनी है, काना लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, तो तुम्हें मेन पंगा जो है वो लिस्टेड कंपनी से ही है ना। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो लिस्टेड पे घूम रहा है, तो तुम प्रोविजन में यहां पे सिर्फ लिस्टेड लिखो, काम खत्म करो। पर सर रोटेशन के प्रोविजन तो और कंपनीज के ऊपर भी लगते हैं, लिस्टेड के अलावा भी तो तुम्हें वो लिमिट्स दे रखी हैं कि जिसके ऊपर रोटेशन के प्रोविजन लगते हैं। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे ये लिस्टेड कंपनी ना दिया होता, अब ऐसे लिखा होता ये कंपनी है जी, वो पब्लिक कंपनी है और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल सो एंड सो है, तो फिर मेरे को वो वाले प्रोविजन भी लिखने पड़ जाते कि इस पेड अप शेयर कैपिटल इतनी, ये लिमिट इतनी, बोरोइंग इतनी, फलाना ढिमकाना इतना, फिर आपको वो वाली लिमिट्स भी लिखनी पड़ती। पर मेरा अभी काम लिस्टेड से चल रहा है, तो मैं सीधा लिख दूंगा अनलिस्टेड कंपनी और सच अदर क्लास ऑफ कंपनी। इट इज वेरी मच एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। A listed company or such other class of company as may be prescribed shall not appoint or reappoint, shall not appoint or reappoint। फॉर्म के केस में 2 टर्म्स होते हैं 5 ईयर, तो 2 टर्म्स अपॉइंटमेंट के होते हैं, 2 बार अपॉइंट, मतलब 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट होते हो, उसके बाद 5 साल के लिए कूलिंग पे चले जाते हो। तो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की राइज होती है, डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की राइज नहीं हो जाती। ये बच्चा ऐसा सोच रहा है, मुझे लग रहा है 5 साल अपॉइंट होगा, फिर इंडिविजुअल वाला 5 साल अपॉइंट होगा, 5 साल कूलिंग पे जाएगा। फॉर्म 10 साल अपॉइंट होगी, 10 साल कूलिंग पे थोड़ी जाएगी। कूलिंग पीरियड दोनों केस में 5 साल का होता है। बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट। A, an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years। B, an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years। Provided the auditor which has completed its tenure as per term of clause A or B above shall be ineligible to be reappointed as auditor, to be reappointed as auditor in same company for 5 years, shall be ineligible for 5 years as auditor in the same company for 5 years from completion of such term। वो टर्म कंप्लीट होने से 5 साल। फ्रॉड वाला क्वेश्चन आता है कृष्णा, 143 का सबसेक्शन 12 का फ्रॉड का क्वेश्चन आता है, ब्रांच ऑडिटर का क्वेश्चन आ सकता है। आगे लिखना, प्रोवाइडेड दैट if as on date of appointment
if as on date of appointment a audit firm having common partner or partners to retiring audit firm shall not be reappointed as auditor of same company for a period of 5 years. 5 साल के लिए जो फर्म रिटायर हो रही है, अगर ये रिटायरिंग फर्म का कोई पार्टनर उधर भी कॉमन पार्टनर है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वाली डेट पे अगर कॉमन पार्टनर उधर भी पार्टनर है तो वो फर्म अपॉइंट ही नहीं होगी। पर कॉमन पार्टनर वाले केस में क्या होता है, अगर मान लो वो फर्म अपॉइंट हो गई, बाद में वो बंदा जाके इधर से उधर ज्वाइन हो गया, मतलब जैसे इधर से एक फर्म हटी और एक पार्टनर था, एक फर्म थी वो अपॉइंट हो गई अब इस कंपनी में, तब तक कॉमन कुछ नहीं था, बट अपॉइंटमेंट के बाद ये वाला बंदा जो रिटायर हुई, जो ये फर्म हटी ऑडिटर से, इसमें से एक पार्टनर निकल के वो वाली फर्म में जाके पार्टनर बन गया, तो क्या अब ये फर्म को वैकेट करना पड़ता है? नहीं। पर अगर वो पार्टनर इन चार्ज वाला केस होता है, नॉर्मल पार्टनर चला गया तो दिक्कत नहीं है, बट पार्टनर इन चार्ज वाला उधर चला जाता है तो फिर वैकेट करना पड़ता है, फिर आपको वैकेट करना पड़ता है। आगे लिखना एज पर रूल। देखो ये चीज चेक होती है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट एज पर रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है, लिखो, इफ अ पार्टनर who is in charge of audit firm and also certify financial statement of company retires from the said firm and joins another firm, then such other firm shall also be ineligible। जिसको ये वाले पॉइंट पे डाउट है ना, तो रिवीजन वीडियो देखना एक बारी, बहुत अच्छे से समझा रखा है ये कॉमन पार्टनर वाला केस, पार्टनर इंचार्ज वाला केस और सेम नेटवर्क वाला केस, एक बार जरूर देख लेना रिवीजन वीडियो से। shall also be ineligible to be appointed for 5 years. So in the given case, facts and analysis. So in the given case, Mr. Govind Ram was partner in charge of P and Associates, and he also certifies the financial statements, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर्टिफाई करता था, एज रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एंड जॉइंस अनदर फर्म गुप्ता एंड गुप्ता, उसमें जाके ज्वाइन हो गया। सो कंक्लूजन, other firm that is Gupta and Gupta shall also be ineligible to be appointed as an auditor of Kanha Limited for 5 years.
तो ये पूछ रहे हैं बताओ कंपनी ने क्या प्रोविजंस कंप्लाई करे हैं? नो, कंपनी काना लिमिटेड हैज नॉट अधेयर्ड टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इन्होंने प्रोविजंस नहीं फॉलो करे, इन्होंने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है। वेरी सिंपल, सिंपल हो गया, इजी हो गया। तो मैं बोल रहा हूं ये वाले पॉइंट में फंसना मत प्लीज। एक बारी वो जो पार्टनरशिप वाला पॉइंट है, मतलब कॉमन पार्टनर वाला और सेम नेटवर्क वाला, ये पार्टनर इन चार्ज वाला, अगर इस पे जरा सा भी कोई डाउट रहे तो रिवीजन वीडियो में जाओ, उसमें बहुत एकदम फुल एकदम तुमको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? उसके लिए ईशान अपन अलग से बात करेंगे। बोलो यस और नो। चलो, इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे, और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज लेमन एंड कंपनी। लेमन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विद CA ICAM, ये आई नहीं है, CAL है, L, CAL CAM और CAN। इसके अंदर 3 पार्टनर है, L M और N, और इन्होंने नाम रख लिया लेमन। लेमन एंड कंपनी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक LLP फॉर्म है, L M और N इसके अंदर पार्टनर है, एंड दे आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बिग लिमिटेड। एक कंपनी है बिग लिमिटेड, ये उसके स्टैट ऑडिटर्स है, मतलब ये उसकी ऑडिट करते हैं बिग लिमिटेड की, और ये लिस्टेड कंपनी, और कितने साल से ऑडिट कर रहे हैं? 6 साल से ऑडिट कर चुके हैं। CAM इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अदर CA फर्म ड्यू एंड कंपनी। जो ये है, ये बंदा M, ये कॉमन पार्टनर है ड्यू एंड कंपनी में, जो ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एडवाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अप टू हाउ मेनी ईयर्स कैन लेमन एंड कंपनी कंटिन्यू एज अ स्टैट ऑडिटर। आपको बताना है ये कंपनी और कितने समय ऑडिट कर सकती है। ये ऑलरेडी 6 साल ऑडिट कर चुके हैं, सो हाउ मेनी ईयर्स मोर दे कैन डू द ऑडिट, और ये लोग कितने साल ऑडिट कर सकते हैं। रोटेशन का प्रोविजन यूज होगा, आप मेरे को बताओगे। वेरी गुड। और कितने साल ऑडिट कर सकते हैं सर? और ये 4 साल ऑडिट कर सकते हैं। तो पहले तो पूरा मैं बोलूंगा एज इट इज, एज पर सेक्शन 139, पूरा प्रोविजन उतार देना। अब दोबारा अभी नहीं लिखना, अभी हमने लिखा है ताजा ताजा, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब क्योंकि वहां पर पार्टनर इन चार्ज वाली कोई बात नहीं है उस क्वेश्चन में, तो मैं उस क्वेश्चन में ये वाला पार्टनर इन चार्ज वाला पॉइंट नहीं लिखूंगा। बाकी जो बेसिक प्रोविजन है दैट इज द अपॉइंटमेंट वाला, वो हम यहां पर लिखेंगे, और कॉमन पार्टनर वाला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि कॉमन पार्टनर वाला पॉइंट वहां पे यूज हो रहा है। तो आप लोग लिख लोगे अभी, ठीक है? यहां पर आप लोग लिख लोगे, मैं एज इट इज थोड़ा सा यहां पे लिख दूंगा, ये आप लोग लिख लोगे अभी आराम से, ठीक है? अब आगे आ जाओ जरा, आगे। हाँ, चीटिंग, सुन लो इधर, चीटिंग। तो कितने साल ऑडिट कर सकता है? 4 साल। अच्छा, व्हाट विल बी द कूलिंग पीरियड फॉर लेमन एंड कंपनी? 5 साल का। सर 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि फर्म अगर रिटायर होती है तो 5 साल के लिए रिटायर हो जाएगी। 5 साल तक अब आप उस कंपनी में क्या नहीं बन सकते? 5 साल तक आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज अ लिस्टेड कंपनी, रोटेशन के प्रोविजन लगते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कैन ड्यू एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज द स्टैट ऑडिटर एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी? वाओ। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये जो दूसरी फर्म थी ड्यू एंड कंपनी, इसको बिग लिमिटेड का ऑडिटर बना सकते हैं? हाँ जी, यस दीपक, इसको बिग लिमिटेड का ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उधर कॉमन पार्टनर है। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब ड्यू एंड कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है, सेम डेट पे कॉमन पार्टनर उधर बैठा है, तो आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते उसी सेम कंपनी में। तो ड्यू एंड कंपनी बिग लिमिटेड में अपॉइंट नहीं हो सकती, पर ड्यू एंड कंपनी डार्क लिमिटेड में अपॉइंट हो सकती है। वेरी गुड मुक्ता, ड्यू एंड कंपनी डार्क लिमिटेड में अपॉइंट हो सकती है। हाँ, ड्यू एंड कंपनी डार्क लिमिटेड में अपॉइंट हो सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप उसी सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते।
बट उसकी सब्सिडरी में तो अपॉइंट हो सकते हो, दूसरे में तो अपॉइंट हो सकते हो, तो आप उसकी सब्सिडरी में अपॉइंट हो जाओगे। एंड चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? चौथा क्वेश्चन बोलता है कैन लेमन एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ बिग लिमिटेड एंड डार्क लिमिटेड? हाँ, इंटरनल ऑडिटर तुम किसी के भी बन जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर पे लगता है 138, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू द इंटरनल ऑडिट, बट स्टैट ऑडिट आप नहीं कर सकते। स्टैट ऑडिट आप नहीं कर सकते, सो मैं लिखूंगा बाय अप्लाइंग अबव प्रोविजन। प्रोविजन वाला पार्ट आप लिख लोगे ऊपर पूरा, बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस। सबसे पहला पॉइंट, लेमन एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज स्टैट ऑडिटर ऑफ बिग लिमिटेड, मेसर्स बिग लिमिटेड और 4 more years, 4 और साल के लिए आप ऑडिट कर सकते हो। एक अप्रैल 2014 और 18 तक और कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज टिल 31 मार्च 2018। टिल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। सेकंड, फिर इसने पूछा था कूलिंग पीरियड कितने का होता है, तो सर कूलिंग पीरियड शैल बी ऑफ 5 years। कितने साल का होता है? 5 साल का। थर्ड वाला पॉइंट वापस से समझा दो। लो, थर्ड पॉइंट पे आगे आप समझा देते हैं। तो थर्ड पॉइंट ने ये बोला, इधर एक बंदा था जो CAM था, ये लेमन में भी पार्टनर था, और CAM जो है वो ड्यू में भी पार्टनर है। तो अब ड्यू वाले को आप उस बिग लिमिटेड में, बिग लिमिटेड की ऑडिट करके हटाया भी है लेमन एंड कंपनी। लेमन एंड कंपनी जो ऑडिटिंग फॉर्म थी वो बिग लिमिटेड की ऑडिटर थी। अब आप बिग लिमिटेड से ऑडिट बन के ऑडिटर, क्या हो गया सर? बिग लिमिटेड के ऑडिटर थे आप, वहां से ऑडिट करके हटे हो, तो अब आप दोबारा इसके तो नहीं कर सकती ऑडिट, आप तो हट गए। अब CAM जो कॉमन पार्टनर है ड्यू एंड कंपनी का, तो ड्यू एंड कंपनी भी इस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती, बट ड्यू एंड कंपनी इस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती, बट इसकी सब्सिडरी की तो कर सकती है ना। तो वो डार्क में ऑडिटर बन सकता है, बट बिग में ऑडिटर नहीं बन सकता। लेमन एंड कंपनी का जो कॉमन पार्टनर था उधर, वो ऑडिटर डार्क में बन सकता है, सब्सिडरी में। लिखो ड्यू एंड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मैसर बिग लिमिटेड ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड, ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड, ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड of Lemon and Company, because CAM is common partner. CAM is common partner. However, you and company can be appointed as auditor. However, due and company can be appointed as auditor. However, due and company can be appointed as auditor. Due and company can be appointed as an auditor of Messrs Dark Limited. That is subsidiary of Messrs Big Limited. फिर फोर्थ क्या पूछ रहा है? फोर्थ पूछ रहा है क्या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो? हाँ, लिखो एज पर सेक्शन 138, एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every listed company and such other class of company
as may be prescribed shall appoint an internal auditor. Shall appoint an internal auditor. ये नकुल जो है, मेरी सुबह क्लास भाई, मेरी अब क्लास खत्म होती है, ठीक है, और अब क्लास खत्म होने के बाद बाकी जो काम है वो पेंडिंग अब खत्म होंगे, ठीक है। इसके बाद ये बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा और दे दनादन मैसेज ही मैसेज, मैसेज ही मैसेज, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, अरे कहाँ हो आप, कहाँ हो, बता नहीं रहे। तो सुबह फास्ट ट्रैक भी होता है भाई, और भी रेगुलर क्लास भी होती है। अभी क्लास खत्म होगी तो बता दूंगा। वो छोटा सा पॉइंट है जिसमें तू फंसा हुआ है, 3/4 एंड मेजोरिटी वाला, वो मैं अभी तेरे को वॉइस नोट भेजता हूँ, मेरे को पता है तूने मैसेज कर रखा है। शैल अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बंदा लगी गया गर्लफ्रेंड की तरह, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, कहां हो। शैल अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, हु कैन बी सीए और सीएमए और सच अदर प्रोफेशनल whether individual or body corporate, as decided by board of director, as decided by board of director। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको डाउट ही नहीं है, मैं बता दूंगा अभी क्लास के लास्ट में, यही बता दूंगा। डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। अभी बता रहा हूं, 5 मिनट रुक। टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करने के लिए आप इनको अपॉइंट कर सकते हो। सो लेमन एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, as internal auditor of Messrs Big Limited and Messrs Dark Limited, because cooling period of section 139 सबसेक्शन 2 डू नॉट अप्लाई टू इंटरनल ऑडिट। ये लाइन लिखना जरूरी है, डू नॉट अप्लाई टू इंटरनल ऑडिट। ये इंटरनल ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इंटरनल ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बार पॉइंट क्लियर टू यू? जल्दी से बोलेंगे क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मैं इतने एक्सपीरियंस से इसलिए बता पा रहा हूं, इसका मतलब गर्लफ्रेंड है, मतलब है, तभी मेरे को पता है कि गर्लफ्रेंड ऐसे करती है ना। कुछ भी बोलते हो तुम लोग, है ना, नालायक। सब समझ आ गया हमें, हाँ समझते रहो, अभी भी ब्लश कर रहे हैं यार। शिट। अब मेरी एक बात समझना, ये बंदे का क्वेश्चन क्या मैं बताता हूं, वो एक ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कराना है एलएलपी के अंदर, तो मेजॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू, होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू। तो भाई मेजॉरिटी नंबर वाइज देखी जाती है, दे मस्ट बी इन द मेजॉरिटी नंबर वाइज मेजॉरिटी होते हैं, नंबर वाइज मेजॉरिटी होनी चाहिए, और उनके पास वैल्यू वाइज 3/4 होना चाहिए। 3/4 का मतलब 75%, वैल्यू वाइज 3/4 होना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो हमारी कंपनी में 100 क्रेडिटर है और उनके पास 500 करोड़ रुपए का हमको पैसा देना है, हमने उनका, तो अगर 40 बंदों, 100 क्रेडिटर्स हैं, बंदे 100 हैं, अब अगर 40 बंदों ने हाँ बोल दी, पर उनके पास जो क्रेडिटर है, उनके पास जो वैल्यू है, मान लो वो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ की, तो क्या ये कंडीशन पास या फेल? फेल। अगर ये 400 करोड़ भी होता तो भी ये कंडीशन फेल। क्यों? वैल्यू वाइज 3/4 है, पर बंदे मेजॉरिटी में नहीं है, बंदे 40 हैं। अच्छा, अगर मान लो बंदे 60 होते
या चलो बंदे 90 होते और वैल्यू 200 करोड़ होती, क्या आप पास या फेल? अभी भी कंडीशन फेल, क्योंकि तुमको ये मेजॉरिटी देखनी है, यानी ये कम से कम 50 से ऊपर होने चाहिए, और ये वैल्यू वाइज जो 50 से ऊपर लोग होने चाहिए वो वैल्यू वाइज 550 करोड़ का 75% कितना बैठेगा? 500 का 250, 250, 125, 375, 50 लोगों से ज्यादा होने चाहिए, और उनके पास वैल्यू 375 करोड़ या उससे ज्यादा की, 375 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। नंबर वाइज दे शुड बी मेजॉरिटी एंड वैल्यू वाइज दे शुड बी 3/4। वो डुअल कंडीशन होती है, दो कंडीशन एक साथ देखनी पड़ती है। तो मैंने जो एग्जांपल ले रखा है, जो तूने मुझे व्हाट्सएप पे सुबह भेजा था, उसमें जितना मुझे याद आ रहा है उसमें 70 लिया हुआ था मैंने, तो उसमें लोग 100 हैं और 70 है, तो 70 50 से ऊपर होता है ना, और वैल्यू जो है उसमें जो वैल्यू देखेगा तो वो वैल्यू उस लोन अमाउंट के 3/4 से ऊपर बैठ रही है, इसलिए मैंने थर्ड कंडीशन पे यस लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था वो। अब इधर आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन और दे रखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं अभी कराऊंगा नहीं, पर ये मैं सिर्फ तुम्हें बता दूंगा। ये मैं अभी कराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम मुझे याद दिलाओगे जब हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस, तब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर नंबर 10। मुझे 7 और 10 का एक कंबाइंड क्वेश्चन ये वाला करवाना है। दिस इज चैप्टर 7 का क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन। गॉट इट? इसके अंदर दो सेक्शन यूज हुए हैं। सेक्शन 115 जो चैप्टर 7 का सेक्शन है, स्पेशल नोटिस वाला सेक्शन। स्पेशल नोटिस वाला सेक्शन की कुछ लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं कंपनी को कि ये वाला जो रिटायरिंग ऑडिटर है इसे रीअपॉइंट मत करना, या इसकी जगह पर किसी और को रीअपॉइंट करना। तो वो नोटिस 115 के हिसाब से भेजा जाता है, बट उसका जो एसआर पास होता है वो एसआर पास होता है एज पर सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो सेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, एक तो 115 और एक तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। उस रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है, उसके लिए स्पेशल नोटिस कंपनी को कुछ लोग भेजते हैं। वो नोटिस कैसे भेजा जाता है, दैट इज गिवन इन 115। बट वो नोटिस आने के बाद कंपनी कैसे उस ऑडिटर को आगे बताएगी, फिर ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन देगा, वो रिप्रेजेंटेशन एजीएम के अंदर पढ़ के सुनाई जाएगी, नहीं सुनाई जाएगी, वटएवर द केस में बी, दैट इज गिवन इन 140 सबसेक्शन 4। यानी उसको हटाने के लिए एसआर पास होगा, वो 140 सबसेक्शन 4 में पास होगा, वो 140 सबसेक्शन 4 में पास होगा। तो दिस क्वेश्चन इज अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ बोथ द आई वुड से दैट चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 10 का। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको होल्ड पे रखना। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगर मन करे तो खुद से जरूर लिख के देखना, पर ये क्वेश्चन मेरा मन है कि मैं तुमको लिखवाऊं, बट ये मैं लिखवाऊंगा अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 7। मैंने आज इंटेंशनली इसमें डाला क्योंकि ये ऑडिटर का था, क्योंकि ये दिया ऑडिटर के चैप्टर में हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट चैप्टर ऑल्सो। तो इसको यहां पे रख लेना जरूर प्लीज, और मैं आपको दोनों चीजें समझा दूंगा जब, तो मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो बाकी ये वाली जो पीडीएफ है एज इट इज मैं आपको यहां तक मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ एज इट इज। ठीक है, एंड यहां मैं लिख देता हूं, वी विल डू विद चैप्टर नंबर 7, वी विल डू इन राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो ये क्वेश्चन मैं 7 के साथ तुमको कराऊंगा, अगर तुम्हारा मन करे तो इसको खुद से जरूर लिख के देखना, ताकि जब मैं तुमको 7 के साथ कराऊं तो तुम एक बार मैच कर पाओ कि गड़बड़ कहां हो रही है, तुमने क्या कितना सही लिखा कितना गलत लिखा। ठीक है, तो एक बार मैंने तुमको हिंट जरूर दे दिया है कि 7 और 10 का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर फॉलो करना। ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशंस होती है ना, दैट ओनली यू कैन यूज। जैसे मैंने बोला, अब बच्चों को बड़ा डाउट होता है लॉ के पेपर में, हम लोग एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर इतना है, तो इतना प्रेशर है, बच्चों को लगता है ऐसा कर देंगे गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कर देंगे गलत तो नहीं हो जाएगा। जैसे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइक एब्रीविएशंस होती है ना, और ये मैं सारे पेपर्स के लिए बता रहा हूं, आप एक सिंपल ट्रिक अपना लो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है सर, जैसे सीजी है, एसजी है, ये आप यूज कर सकते हो। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, ये आप यूज कर सकते हो। आप अकाउंट्स का पेपर कर रहे हो, अकाउंट लिख रहे हो, तो पूरा अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, A/C यू कैन राइट, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एमसीए लिख रहे हो तो एमसीए लिख सकते हो, सीजी लिख सकते हो। ठीक है, बट ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोशिश करना, बीओडी मत लिखो उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखना, उसको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखना। ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हो, दैट यू कैन राइट इन द एब्रीविएशन।
बट बाकी सारी चीजें जो है फिर आप सोचो मैं बिल्डिंग को BUIL लिख के डॉट डाल दूं, जो हम करते ही आए हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। दैट यू नीड नॉट टू डू। जो एक्सेप्टेड एब्रीविएशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जो सब यूज करते हैं, वो वाले आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट साइड। चलो, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।